नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, जानते हैं कि भारत का, हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या रहा है? हर दौर में कुछ गद्दार, कुछ जयचंद, कुछ शकुनी रहे हैं। यह हमें अंदर ही अंदर खोखला करते रहे हैं। देश के दुश्मनों से यह हाथ मिलाते रहे और हमारे ही किले को कमजोर करते रहे। ये वो लोग हैं जो दुश्मन के लिए अपने किले के दरवाजे खोलने का काम करते आए हैं। दोस्तों, एक गैंग है जो ये अपराध करती है और दूसरी गैंग है जो इनके लिए माहौल बनाने का काम करती है। वो माहौल बनाने वाली गैंग बिलबिलाने लगी है दोस्तों, वो फड़फड़ाने लगे हैं। एक एक बात आपको सुनाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, क्यों ये कह रहा हूं यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री सीसीएस की मीटिंग करने जा रहे हैं। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इस वक्त कैबिनेट की मीटिंग चल रही है और इसी मीटिंग के तुरंत बाद एक सीसीएस की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यह मीटिंग बहुत कम बुलाई जाती है, लेकिन इसकी जरूरत तब पड़ती है जब इस देश में कुछ बड़ा हो जाए, रक्षा से जुड़ी हुई कोई बड़ी बात हो जाए और इसीलिए आतंकी सुरक्षा या कोई सुरक्षा संकट खड़ा हो, तब यह सीसीएस की मीटिंग बुलाई जाती है। और आपको याद होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उससे ठीक पहले यह सीसीएस की मीटिंग हुई थी और इसमें जो तय हुआ उसको एग्जीक्यूट हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने किया और परिणाम क्या हुआ यह पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह है दिल्ली वाला धमाका। और दिल्ली में जो धमाका हुआ उसके कनेक्शन केवल डॉक्टर्स से जुड़े हैं क्या? यह मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूं, क्योंकि सिर्फ यह डॉक्टर्स से जुड़े हुए कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन मौलाना से जुड़े हुए हैं। और इनकी तस्वीर भी देखिए और इनके डिटेल भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह जो मौलाना है, पहला शोपियां से इसकी जो है शुरुआत हुई है। शोपियां से एक शख्स गिरफ्तार होता है, उसका नाम है इरफान अहमद। यह जो इरफान अहमद है, यह अपने पास 5-5 मोबाइल रखे हुए था। ये आपको जब तालीम देते हैं तो बताते हैं कि ये टीवी से दूर रहिए, ये मोबाइल से दूर रहिए, ये ठीक नहीं है। इसके पास 5-5 मोबाइल थे और ये मस्जिद में इमाम था। मौलाना इसका नाम है इरफान। और ये भी आपको बताएं कि डॉक्टर जो ये कट्टरपंथी बने हैं, इनको कट्टरपंथ की शिक्षा देने वाला यही शख्स था जिसका नाम इरफान अहमद है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है, एक और मौलाना गिरफ्तार हुआ और वो मौलाना जिसका नाम हम बता रहे हैं वो है मेवात का मौलाना इश्तियाक। उसकी गिरफ्तारी भी हुई। इसके क्या कामकाज थे ये भी दर्शकों आपको पता होगा और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, क्योंकि ये जो है, ये पूरा का पूरा जो भंडार है बारूद का, उसको कहां पर स्टोर करना है, कहां पर इकट्ठा करना है, उसके लिए घर कैसे मिलेगा, मकान कैसे मिलेगा। लोग पूछ रहे हैं ना कि ये कैसे इकट्ठा हो गया। ये इस इकोसिस्टम से इकट्ठा हो गया जिसमें डॉक्टर भी मौजूद थे और वो मौलाना इश्तियाक भी मौजूद था, जिस मौलाना ने ये घर किराए पर दिलाए थे, घर किराए पर लिए थे। और ये भी इसी चेन का हिस्सा है। इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं और आपको ये बताने की कोशिश भी कर रहा हूं कि जब जब बड़े धमाके होते हैं तो क्यों कोई ना कोई मौलाना पकड़ में आ जाता है। मैं आपको पिछले कुछ केस बताना चाहता हूं और वो डिटेल आपको बताना चाहता हूं कि पुराने ब्लास्ट से मौलाना का कनेक्शन क्या रहा। वो भी एक एक तस्वीर मैं आपके लिए बताना चाहता हूं। वाराणसी में बम धमाका हुआ दोस्तों, आपको याद है वो 7 मार्च 2006 तारीख। मुंबई में 26/11 का हमला हुआ। ये नाम साथ साथ आप पढ़ते जाइए। पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट, पुलवामा वाला हमला। कोई ना कोई एक शख्स जो कहीं इमाम है, कहीं मौलाना है, वो इनके साथ कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखाई देगा। और ये क्यों होता है? केवल इत्तेफाक भर है क्या? अगर इत्तेफाक है तो ये 2 मौलाना इस रैकेट में क्या कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है और ये आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इनका प्लान ये छोटा मोटा नहीं था। जो वारदात हुई है वो भी छोटी नहीं है, लेकिन यह प्लान जो है बहुत बड़ा था और बड़ी तारीखें निर्धारित की गई थी। तारीख थी 26 जनवरी, जब इनको अटैक करना था।
जब जांच एजेंसियां मुजम्मिल से पूछताछ कर रही हैं तो यह पता चला है कि दिल्ली की रैकी करने के लिए मुजम्मिल कई बार आया था। यह वो डॉक्टर मुजम्मिल है जिसने दिल्ली की रैकी की और ब्लास्ट का प्लान था 26 जनवरी को दिल्ली को दहलाने का। इसने पिछले साल जनवरी में आकर रैकी की थी कि सुरक्षा किस तरह की हो जाती है जनवरी के महीने में, क्योंकि जाहिर है कि जनवरी में सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। तो यह प्लानिंग इनकी थी, लेकिन प्लानिंग सिर्फ इतनी भर नहीं थी कि 26 जनवरी। एक और जो गिरफ्तार हुई है जिसको कहा जा रहा है कि वो जैश-ए-मोहम्मद की जो महिला यूनिट है, महिला विंग है, उसकी इंडिया हेड है, उसका नाम है शाहीन, डॉक्टर शाहीन। इसने पूछताछ में यह बताया है कि सिर्फ लाल किला नहीं, हमारे जो प्राइड है, हमारा जो गौरव है, हमारी जो संस्कृति के बड़े स्थल हैं, उनको टारगेट पर रखा गया था। टारगेट पर क्या था? उत्तर प्रदेश के बड़े मंदिर, बड़े धार्मिक स्थल, और उनमें नाम लिया गया अयोध्या और काशी का। अयोध्या और काशी इनके टारगेट पर थे और इसीलिए ये 3000 किलो विस्फोटक इकट्ठा कर रहे थे। ये बड़े निशाने थे इनके और ये इनके मंसूबे थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा मॉड्यूल जो है वो बस्ट कर दिया है हमारी एजेंसियों ने। इसके अलावा इनके सबके जो तार जुड़ रहे हैं वो एक ऐसी बला से जुड़ रहे हैं जिसका नाम ही अल-फलाह है। ये अल-फलाह क्या बला है मैं आपको बताना चाहता हूं दर्शकों। ये अल-फलाह एक यूनिवर्सिटी है। कहने में अच्छा नहीं लगता कि शिक्षा का मंदिर है, लेकिन इस शिक्षा के मंदिर के अंदर क्या चल रहा था वो कनेक्शंस में आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं। ये जो डॉक्टर आदिल है, ये जो डॉक्टर मुजम्मिल है, ये जो डॉक्टर शाहीन है जिसका जिक्र मैंने अभी किया, डॉक्टर परवेज, एक ये डॉक्टर उमर नबी, एक मौलाना इश्तियाक, ये कहां से जुड़ रहे हैं? ये जुड़ रहे हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी से और इसके मेडिकल डिपार्टमेंट से। यह भी दर्शकों जानकारी निकलकर सामने आई है कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो उमर की कार थी और उमर की यह कार यहां पर कई दिनों से पार्क थी। इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। तो ये बला क्या है यह भी हम आपको समझाने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये बात क्यों कह रहा हूं जो मैंने शुरुआत में कहा था कि किला गिरता तब है, किला हमारा डैमेज होता तब है जब अंदर से कोई दरवाजे खोलने वाला खड़ा हो। आज भी कुछ यही हो रहा है। कुछ नेताओं की मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा, उनके बयान भी सुनाऊंगा। और ये जो अबू आजमी हैं, अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता, वारिस पठान AIMIM के नेता, महबूबा मुफ्ती PDP की अध्यक्ष, ये सवाल पूछ रहे हैं कि जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। जुल्म और नाइंसाफी की कोख से। कौन सा जुल्म है भाई? आपको कश्मीर में डॉक्टर की नौकरी मिलती है सरकारी मेडिकल कॉलेज में, वहां के रेजिडेंट है। इसके बाद आपको दिल्ली के बिल्कुल नजदीक, राजधानी के नजदीक, आपको अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर की, एक प्रोफेसर की नौकरी मिलती है। कौन सी नाइंसाफी है? कौन सा जुल्म है जो इनके ऊपर हो रहा है जिसकी कोख से ये आतंकवादी पैदा हो रहे हैं? वारिस पठान कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। वारिस पठान अगर ये बात मान भी लूं तब भी सवाल यह है कि जो आतंकवादी आते हैं वो क्यों धर्म पूछ पूछ कर किसी की जान लेते हैं? क्यों कलमा पढ़वा पढ़वा कर चेक करते हैं कि कौन किस धर्म का है? वो क्यों चीख चीख कर अपना धर्म बताना चाहते हैं अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता? उनके नमाज़े जनाजा में कितने लोग इकट्ठे होते हैं और जो मौलाना यहां आकर यह कहते हैं कि भाई किसी की जान लेने वाला तो शैतान है, उन्हीं में से 4 पहुंचते हैं, वो नमाज़े जनाजा भी पढ़वाते हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि जो मरा है वो दोजख में नहीं जन्नत जाना चाहिए। इस बात की दुआएं पढ़ी जाती हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती एक बात कह रही हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि पूरे मामले की साफ सुथरी जांच होनी चाहिए, परिवारों को तकलीफ ना पहुंचाई जाए। अभी तो बातचीत शुरू ही नहीं हुई, अभी तो सिर्फ यह आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कौन कहां का रहने वाला है। अभी तो पूछताछ गहन शुरू होगी। लेकिन मुझे बताइए कि कोई आतंकी या जिसका कनेक्शन हो उससे आप यह पूछिए कि भैया बता दीजिए, बाबू बता दीजिए, मेरे दोस्त बता दीजिए कि आपका किससे कनेक्शन है, वो बता देगा क्या? वो बता देगा क्या? और इसीलिए मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कवर फायर देने वाले क्यों एक्टिव हुए भाई? और ये आतंक को कवर फायर कब तक देते रहेंगे?